SP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आइए भारत लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 8वें अध्याय का हम लोग अध्ययन करते हैं। 8वां अध्याय है निर्माण उद्योग। आइए देखते हैं निर्माण उद्योग, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कुछ चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की गणना भारत के परंपरागत उद्योगों में की जाती है। यह भारत में कुटीर उद्योगों के रूप में विकसित होकर अब एक सुविकसित और महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना और विकास के लिए सभी आवश्यक भौगोलिक दशाएं भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल 1954 में मुंबई में स्थापित की गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सूती वस्त्र उद्योग तेजी से विकसित होता चला गया और इस प्रकार से इसके विकास में स्वदेशी आंदोलन ने सर्वाधिक योगदान दिया। भारतीयों ने इंग्लैंड में बने वस्त्र त्याग कर भारतीय वस्त्र पहने, अतः यह उद्योग अब हम आगे देखेंगे। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण, जिसमें पहला है गुजरात। गुजरात राज्य का सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ सूती वस्त्र मिलों की संख्या 210 है। गुजरात भारत का लगभग 33% सूती वस्त्र निर्माण करता है। अहमदाबाद सूती वस्त्र का प्रधान केंद्र है। इस नगर में सूती वस्त्र की 81 मिलें हैं। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहते हैं। इसके अतिरिक्त बड़ौदा, सूरत, भरूच, राजकोट, कलोल, भावनगर, नडियाद आदि यहाँ सूती वस्त्र उत्पादक हैं। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से इस राज्य को भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त है। इस राज्य में सूती वस्त्र के 112 कारखाने हैं। महाराष्ट्र भारत का 25% सूती तथा सूती कपड़ा उत्पन्न करता है। मुंबई यहाँ का सूती वस्त्र का प्रधान केंद्र है। इस नगर में सूती वस्त्र की 62 मिलें हैं। यहाँ फिनले, खटाऊ, कोहिनूर, सेंचुरी आदि प्रसिद्ध कंपनियों की सूती मिलें हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र के सूती वस्त्र बनाने वाले तथा अन्य केंद्र पुणे, सोलापुर, नागपुर, सतारा, वर्धा, अमरावती, औरंगाबाद, ठाणे, जलगांव, अकोला एवं सांगली आदि है। इस प्रकार से मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। और आगे हम लोग अध्ययन करेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सूती वस्त्र की सबसे अधिक मिलें हैं। यहाँ की 215 मिलों से लगभग 15% उत्पादन होता है। कोयम्बटूर यहाँ का मुख्य केंद्र है, जहाँ पर 92 मिलें हैं। तमिलनाडु के सलेम, चेन्नई, रामनाथपुरम, तूतीकोरन, तंजावुर, काकीनाडा, तंजौर, मदुराई, पेराम्बूर मुख्य सूती वस्त्र के केंद्र हैं। ठीक, और इसके आगे हम लोग उत्तर प्रदेश को देखेंगे। यह उत्तरी भारत का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ सूती वस्त्र की 41 मिलें हैं। अकेले कानपुर नगर में 14 मिलें हैं। इसलिए
कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मोदीनगर, सहारनपुर आदि सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। और आगे हम लोग पश्चिमी बंगाल को देखेंगे। 5वां स्थान है इसका। पश्चिमी बंगाल उत्पादन की दृष्टि से यह राज्य तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर 45 मिलें हैं, जिनमें से 40 मिलें हुगली नदी के किनारे स्थित हैं। यहाँ पर 15% उत्पादन होता है। कोलकाता, 24 परगना, हावड़ा तथा हुगली नदी यहाँ के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक। आगे अन्य राज्य में कर्नाटक में 32 मिलें, आंध्र प्रदेश में 31 मिलें, राजस्थान में 19 मिलें हैं। ठीक, इस प्रकार से अब हम लोग उत्पादन एवं व्यापार को देखेंगे। ठीक, सन 1950 से 51 की अपेक्षा 1993-94 में सूती धागों का उत्पादन 2.5 गुना अधिक हुआ। सूती वस्त्र उद्योग पूर्णतः सूत पर ही आधारित होता है। देश के 70% कपड़े की खपत सूती से ही पूरी होती है। और वर्ष 1999-2000 में देश में 21,869 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ था। भारत सूती वस्त्र का प्रमुख निर्यातक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड आदि देशों को वर्ष 1995-96 में 8,669 करोड़ रुपये मूल्य के सूती वस्त्र, 12,295 करोड़ रुपये के सिले सिलाए वस्त्र निर्यात किए गए थे। ठीक, 2009-10 में भारत से 50,791 करोड़ रुपए का कपड़ा निर्यात किया। ठीक, और ये भारत के सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। ठीक, ये मानचित्र में आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ सूती वस्त्र भारत में पाए जाते हैं। ठीक, पढ़ने के बाद आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, भारत विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उगाने वाला देश है। यह विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन करता है। इसलिए यहाँ गन्ने के रस से खाड़सारी तथा गुड़ बनाने का कार्य हो रहा है। धीरे धीरे यह उद्योग चीनी उद्योग में बदल गया। भारत में आधुनिक ढंग की दानेदार चीनी बनाने का कारखाना 1903 में बिहार में और बाद में उत्तर प्रदेश में लगाया। 1950-51 में 139 चीनी मिलें देश में कार्यरत थीं, जबकि 2010-11 में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 662 हो गई। बिहार, उत्तर प्रदेश की 65% चीनी का निर्माण देखेंगे। भारत में चीनी का उत्पादन एवं वितरण, जिसमें पहला है उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का चीनी के उत्पादन में भारत में द्वितीय स्थान था, जो अब प्रथम हो गया है। यहाँ चीनी की 135 मिलों में देश की 35% चीनी बनाई जाती है। यहाँ चीनी की मिलें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बस्ती, गोंडा, देवरिया और गोरखपुर जिलों में स्थापित। और दूसरा नंबर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का चीनी उत्पादन करने में भारत में अब द्वितीय स्थान हो गया था। यहाँ की 134 मिलों में भारत की 33% चीनी बनाई जाती है। इस राज्य में चीनी उद्योग के प्रधान केंद्र नासिक, सतारा, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, मनमाड़, बेलवाड़ी, रावलगांव और सोलापुर। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक भारत
का तीसरा बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। 38 चीनी मिलों में भारत की 9% चीनी बनाई जाती है। यहाँ बेलगांव, मडिया, बल्लारी, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, बीजापुर जिलों में चीनी उद्योग का खूब विकास। आगे हम लोग देखेंगे बिहार। बिहार का चीनी बनाने में भारत में चौथा स्थान है। यहाँ की 28 चीनी मिलों में देश की 5% चीनी बनाई जाती है। और बिहार में गया, पटना, सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर जिलों में चीनी बनाने के कारखाने। आगे हम लोग देखेंगे पांचवा है अन्य राज्य। भारत के अन्य चीनी उत्पादक राज्यों में झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड आदि के नाम उल्लेखनीय। किस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे चीनी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत चीनी का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात जापान, म्यांमार, इराक, ईरान, कुवैत, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों को। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे पेट्रो रसायन उद्योग। आइए देखते हैं। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। इसके विकास का मुख्य कारण जैव रसायनों की मांग में तेज़ी से वृद्धि हो जाना। अतः पेट्रोल परिशोधन उद्योग का विस्तार तेज़ी से होने के कारण पेट्रो रसायन उद्योग भी विकसित। पेट्रो रसायन उद्योग में निम्न 4 वर्ग आते हैं। पहला है पॉलीमर, दूसरा है कृत्रिम रेशे और तीसरा है इलास्टोमर्स और चौथा है पृष्ठ संक्रियक। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के बड़े निर्यातक देश के रूप में उभरा है। भारत से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश भी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करते हैं। देश के इन पदार्थों का निर्यात दिन प्रतिदिन बढ़ता है। भारत में मुंबई शैल रसायन उद्योगों का केंद्र है। पटाखे बनाने के उद्योग औरैया, जामनगर, गांधीनगर, हजीरा, रत्नगिरी में स्थापित हुआ। रासायनिक और पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें पहला है भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन, दूसरा है पेट्रो फिल्म्स कोऑपरेटिव लिमिटेड और तीसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आगे हम लोग देखेंगे मुंबई, बरौनी, मैसूर, पिंपरी और रिसरा केंद्र प्लास्टिक वस्तुओं के मुख्य उत्पादक हैं और नायलॉन तथा प्लास्टिक धागा बनाने के केंद्र कोटा, पिपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर तथा उधना में। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। अतः प्रत्येक राज्य में इसके उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है। इससे सबसे अधिक पर्यावरण प्रदूषित हो रहा। ये मानचित्र हम देख लेते हैं। भारत चीनी उद्योग के केंद्र हैं। ठीक, भारत में कहाँ कहाँ चीनी उद्योग डेवलप हुआ है उसका ये मानचित्र है। अच्छे तरीके से हम लोग समझें। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे ज्ञान आधारित उद्योग। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे कि ज्ञान आधारित उद्योग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग हैं। ठीक, और आगे देखेंगे हम लोग कि इसकी प्रौद्योगिकी में आई क्रांति ने ज्ञान आधारित उद्योग को विकसित करने में अभूतपूर्व योगदान दिया। आईटी, सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 2% भाग का प्रदाता है। भारत सॉफ्टवेयर के उन्नत उत्पाद में विश्व में अग्रणी है। भारत की अनेक सॉफ्टवेयर कंपनियों ने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विश्व भर में अपनी गुणवत्ता के झंडे गाड़ दिए हैं। बहुराष्ट्र कंपनियों ने सॉफ्टवेयर विकास केंद्र भारत में स्थापित होना गौरव की बात है। हार्डवेयर के क्षेत्र में भारत को अभी और प्रगति करने की आवश्यकता है। ज्ञान आधारित उद्योग भारत में रोजगार के नए अवसर
सृजित करने में। इस प्रकार ये भारत का मानचित्र है और कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में इसमें बताया गया है। कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का ये मानचित्र है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति के लक्ष्य निम्नलिखित थे। इसमें पहला है अब तक प्राप्त किए गए लाभों को बढ़ाना। दूसरा है विकृतियों और कमियों को दूर करना। तीसरा है उत्पादक और लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता। नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत किए गए उपाय, इसे देख लेते हैं हम लोग। जिसमें पहला है औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन। दूसरा है विदेशी तकनीक का निःशुल्क प्रवेश। तीसरा है विदेशी निवेश नीति का निर्धारण करना। चौथा है पूंजी बाजार में अभिगमता बढ़ाना। पांचवा है खुला व्यापार। छठा है प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम का अनुमोदन करना। और सातवां है औद्योगिक अवस्थित कार्यक्रम का उदारीकरण करना। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे औद्योगिक नवीन नीति 1991 के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जिसमें पहला है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, तीसरा है वैश्वीकरण। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से 6 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। संपत्ति देहली की सीमा समाप्त कर दी गई है। बिना लाइसेंस सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा कराने के लिए विदेशी सीधा निवेश FDI को घरेलू पूरक निवेश के रूप में देखा जाएगा। विदेशी निवेश का उदारीकरण होने के कारण सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित मार्ग। इस प्रकार औद्योगिक नीति में उदारता घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करते हैं, जिससे निवेश का बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत उपकरणों के निर्माण तथा खाद्य एवं दुग्ध उत्पादन में लगा। आगे देखेंगे हम लोग वैश्वीकरण से आशय देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण करने से होता है। वैश्वीकरण में वस्तुओं और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक दूसरे से दूसरे देश को स्वतंत्रतापूर्वक भेजे जा। आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जिसमें पहला है भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधाएं उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को। दूसरा है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों और बाधाओं को दूर करना। तीसरा है भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन। आगे है पहली शुल्क दर के मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी लाकर बड़ी मात्रा में आयात उदारता कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना और तब आयात करों के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे नीचे लाना। पांचवा है निर्यात प्रोत्साहन के एक वर्ग की अपेक्षा निर्यात को बढ़ाने के लिए विनिमय दर व्यवस्था को चुनना। विदेशी सहयोग स्वीकृत के समाप्त हो जाने से यह प्रकट होता है कि एक बड़ा भाग प्राथमिक सेक्टर में चला गया, जबकि आधारित सेक्टर इसे अधूरा। यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।